नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जो विपक्ष ना लोकसभा चलने देता है, ना विधानसभा चलने देता है और ना ही राज्यसभा की कार्यवाही चलने देता है, आज वही विपक्ष ये दुहाई देता है कि संविधान जिस पर पूरा हिंदुस्तान चलता है, आज उसी संविधान के मुद्दे पर विपक्ष सियासत कर रहा है। जी हां, आज विपक्ष ने लोकसभा में खूब दहाड़ लगाई, सरकार पर जमकर अटैक किया, मुद्दों पर तीखे सवाल पूछे, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी भी की। लेकिन ये किसको पता था कि फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करना अखिलेश और प्रियंका गांधी को भारी पड़ जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए सवालों की मानो बौछार कर दी, सरकार पर तमाम आरोप लगाए, कई दावे किए। जी हां, लोकसभा में पहली बार प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन दिया। प्रियंका गांधी ने उन्नाव में रेप पीड़िता की हत्या का मामला उठाया और सरकार पर खूब प्रहार किया। दरअसल 2019 में रेप पीड़िता की जलाकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल में भेज दिया है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, प्रियंका गांधी ने बीजेपी आरएसएस दोनों को ही आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाने लगाए। प्रियंका ने कहा कि जब चुनाव में विपक्ष ने जाति जनगणना की आवाज उठाई तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये गंभीरता है इनकी। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा। अब विपक्ष ने प्रहार किया तो फिर सत्ता पक्ष से राजनाथ सिंह ने कमान संभाली और बखूबी जवाब दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि संविधान की दुहाई क्यों सियासत हाई है? संविधान के 75 साल क्यों विपक्ष हुआ लाल? संसद में फिर क्यों हंगामा करता है विपक्ष? क्यों संसद नहीं चलने देता है विपक्ष? संविधान पर आर पार क्यों मचा है हाहाकार? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए संसद में किसने क्या कुछ कहा। सवाल भी बनते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, वो तमाम चीजें भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के वो सवाल हम आपको बता रहे हैं कि संसद में हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष अगर संविधान की दुहाई देता है? क्यों संसद नहीं चलने देता है विपक्ष जो संसद में संविधान की दुहाई देता फिरता है? संविधान पर आर पार और क्यों मचा है हाहाकार? ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज पूछ रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं संसद में किसने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 30th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं तुरंत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक जो है मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना, चाहे जो भी अपराध किए सब क्षम्य थे। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो, लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद
विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 30th तो आपने राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इन तीनों के भाषण सुने जो उन्होंने सदन में दिए हैं। चलिए अब सबसे पहले हमारे चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव सिंह भारती, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शिव सिंह जी आपका। जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र सिंह, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। आरके सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरके सिंह आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की बड़ी बहस में। अमूमन मैं प्रवक्ताओं का रुख करती हूं, लेकिन सबसे पहले अविनाश जी मैं आपका रुख करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन तमाम चीजों को बहुत करीबी से आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। आपने राजनाथ सिंह जी का भी भाषण सुना, आपने प्रियंका गांधी का भी भाषण सुना, हालांकि पहला भाषण था उनका, बहुत जोश में नजर आई वो। अखिलेश यादव का भी आपने भाषण सुना। जिस तरह से संविधान को लेकर प्रियंका गांधी लगातार हमलावर नजर आई हैं सत्ता पक्ष पर, ये कहती रही हैं कि जिस तरह से लगातार माथे लगाते दिखे हैं संविधान की कॉपी, लेकिन जब मणिपुर की बात आ जाती है, हाथरस की बात आ जाती है, तो पीएम के माथे पर शिकन तक नहीं नजर आती है। देखिए अपूर्वा जी, जैसा कि अचानक ये संविधान पे चर्चा का जो विषय आया, इस विषय पे क्योंकि सरकार के मुद्दे कुछ और थे, सरकार किसी और मुद्दों पे बहस कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा, तो सरकार ने कहा ठीक है, सदन में हम इस पे 2 दिन के लिए चर्चा करा लेते हैं। 13-14 को हम लोकसभा में और 16-17 को हम इस पे राज्यसभा में चर्चा कराएंगे। सरकार चर्चा को मान भी गई और चर्चा हो भी रही है और राज्यसभा में भी इस पे चर्चा होगी। लेकिन संविधान की जो ये कॉपियां लेके घूमना और संविधान की कॉपियों को लेकर के ये करना, तो संविधान पे अब तक 75 सालों में संविधान में लगभग 116-17 के लगभग अमेंडमेंट किए गए हैं और संविधान में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको वो आप ये कह सकते हैं कि वो पत्थर की लकीर है, उनको नहीं बदला जा सकता और उनको कोई चेंजेस नहीं है। तो संविधान पे जो सबसे पहला हमला किया, तो वो हमला किसने किया? आपातकाल में कांग्रेस ने। किस बात के संविधान को लेकर के ये बातें करते हैं? कौन सा देश और संविधान इस देश में खतरे में है? जहां तक मैं समझता हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नजर आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष को जब भी सदन की कार्रवाई चलती है, ये पिछले 9 सालों से, पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी सदन की, चाहे वो मानसून सत्र चले, चाहे वो बजट सत्र चले, चाहे वो आपका शीतकालीन सत्र चले, 1-2 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि कभी हिडनबर्ग को लेकर के, कभी काली पट्टी, कभी किसी और मुद्दे को लेकर के। तो ये जो चीजें सदन की अरे आपको एक बात बताइए मुझे, जब सरकार इस चीज पे मान गई है कि ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्होंने उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, उनके खिलाफ इन्होंने अब जो इनका अधिकार भी था ये ले भी आए। अरे तो आए आप, लेकिन आपको ये अधिकार, संविधान आपको ये अधिकार देता है क्या कि उस अधिकार को आप मीडिया में ले जाकर के उछालें? आप सदन में बोलिए ना, जब उस पर बहस होगी, उस पर आप
सदन में बोली है, आप मीडिया में उछाल रहे हैं उस बात को, तो क्या ये संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है? नहीं देता। संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो आप लिया है, उस पर चर्चा भी होगी। आपको जो बोलना है वो सदन में बोलिए। तो संविधान की धज्जियां उड़ा कौन रहा है? चलिए ठीक है, जावेद अंसारी जी आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, पिछले कुछ वक्त से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है देश में कि जो संविधान है वो किसी एक पार्टी की देन है। ऐसा राजनाथ सिंह जी ने भी कहा अपने भाषण के दौरान कि इसे हाईजैक करने की कोशिश होती रही। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब संविधान की बात कर ली जाए, कानून की बात कर ली जाए, जो एक ऐसा राज्य था जहां लागू भी नहीं होता था, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी इन चीजों को लागू कर दिया है। और अब लड़ाई है संविधान पर आकर रुक गई है। विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। देखिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। और यही सुषमा स्वराज जी ने कहा था। 13 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट मोशन दिए गए स्पीकर को और चेयरमैन साहब को, लेकिन उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं कराई। और नोटिस इस बात का था कि वो किसानों की बात हो, उसमें मणिपुर की बात हो और अडानी की भी बात हो, क्योंकि जब दूसरे विदेश जो है, केन्या जैसी सरकार इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है, यहाँ पे जांच हो रही है, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका में इनको आरोपी बनाया गया है, तो सरकार क्यों इसका बचाव कर रही है? ये सवाल था। दूसरी बात मैं कह दूं, आज संविधान की बात हो रही है, तो मैं संविधान की बात करूंगा। मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है, और इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको लिखने में। और ये जैसे लिखा गया था, जैसे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके 4 दिन के बाद ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। उसमें लिखा गया था कि हम संविधान को नहीं मानते। इन्होंने तब से ही बहिष्कार किया था। और इसी संविधान के आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4 है, और उसका क्लॉज ए जो है वो कहता है राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। 52 साल आरएसएस के लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को नहीं फहराने दिया अपने कार्यालयों में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस जो अविनाश भाई हैं, शर्मा जी हैं, वो थोड़ा भ्रमित हो रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बुलडोजर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई हमारे देश का मीडिया जो है, हमारे देश का मीडिया है, और हमारे देश के जो बीजेपी के लोग हैं इस पे जश्न मना रहे थे, लोगों के घर छीन रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। तो मेरा ये कहना है कि यही इसी तरह का जश्न ये इलेक्टोरल बॉन्ड में मना रहे थे, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। फिर इसी तरह के बहुत सारे फैसले आए जिसको मोदी सरकार ने बदला भी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर हो, उसमें भी अध्यादेश लेके आए। और ऐसे ही दिल्ली सरकार का एक फैसला था, 5 डिवीजन जज बेंच ने फैसला दिया था, उसमें भी संशोधन करके ऑर्डिनेंस लाके उसको पलट दिया गया। तो और दूसरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार में जो 2.5 साल पहले थी कि जो गवर्नर का फैसला है वो इलीगल है, इनवैलिड है, विप का फैसला है वो इलीगल है, इनवैलिड है, तब भी वो 2.5 साल इलीगल सरकार चली और स्पीकर ने फैसला नहीं लिया। हम कोर्ट भी गए, कोर्ट में देर होती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज संविधान की कौन धज्जियां उड़ा रहा है? संविधान की धज्जियां वो लोग उड़ा रहे हैं। लेकिन जावेद जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। संविधान बदलने की बात कहां हो रही है? हाँ, बता रहा हूं मैं, हो रही है। कैसे हो रही है? तो बदला जा चुका है। आप तो कह रहे हैं बदल नहीं सकता, बदला जा चुका है। जब देश की सारी संपत्तियां बेच दी गई, रेलवे में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं, वो नहीं भरे जा रहे हैं, तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण कैसे मिलेगा? तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। ऐसे ही हमारी इंडियन आर्मी है, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसे पोस्ट ऑफिस है, आप कोई सा भी विभाग उठा के देख लीजिए, वहां पे सारे पद खाली है और सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 69,000 शिक्षा असिस्टेंट जो शिक्षा मित्र थे, शिक्षा टीचर थे, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें पूरी तरीके से ये लिस्ट सही तरीके से नहीं बनाई गई, इसमें लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, छीने गए हैं जो ओबीसी के लोग। ठीक है, आपके इसी सवाल के साथ मैं सीधे शिव सिंह भारती जी का रुख करती हूँ। शिव जी, अभी आपने सुना जावेद अंसारी जी को किस तरह से वो कह रहे हैं, और अभी आपने भाषण भी सुना होगा, चाहे वो राजनाथ सिंह जी का हो, चाहे प्रियंका गांधी या फिर अखिलेश यादव का। लोकसभा में जिस तरह से संविधान की दुहाई दी जा रही है, लड़ाई बहुत ज्यादा हाई हो गई है, सियासत बहुत हाई हो गया है। प्रियंका गांधी कह रही है कि हाथ में तो संविधान की किताब लेके चलते हैं, लेकिन जब उनके राज्यों में ऐसी चीजें हो जाती हैं, चाहे हाथरस की बात कर ले, चाहे मणिपुर की बात कर ले या संभल की बात कर ले, पीएम के माथे पर शिकन तक नहीं आती है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इन्होंने भ्रम और झूठ फैलाया और उसमें जब इनको सफलता मिल गई, तो आज भी वो उसी राह पर चल रहा है।
उनको लग रहा है कि संविधान का डर दिखाएंगे, संविधान करेंगे और लोगों में फिर से भ्रम फैलाकर, अभी चूंकि चुनाव होकर गए हैं, यह पूरी राजनीति 2027 के लिए लोग आखिर तैयार कर ये रहे हैं। लड़ाई, शिव जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये पूरी लड़ाई संविधान पर आकर क्यों टिक जा रही है? वो टिक इसीलिए जा रही है, जब काट की आंधी एक बार चल जाती है तो उनको लगता है कि बार बार चलेगी, लेकिन काट की आंधी बार बार चलती नहीं है। ये जो जमीन इन्होंने 2027 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, आगे के जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के भी मुखिया जिस तरह से सदन में आज बोले हैं, हम सभी ने उनको सुना है, ये वही हल्ला बोल वाली पार्टी है, ये मीडिया की आवाज बंद करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार संशोधन किए और यहां तक कि उन्होंने प्रियम्बल में भी संशोधन उन्होंने करने का काम किया। तो ये कहते हैं कि घुमा फिरा के चाहे जितना भी कर ले, इनको किसी भी प्रकार से सदन न चले, इसमें रोड़ा बनना है। लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, किसके इन लोगों के खिलाफ किसी तरह से इनको अपमानित किया जाए, तो इस तरह के वातावरण ये तैयार करने का काम कर रहे हैं। संविधान तो सिर्फ एक छलावा, ये दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ ये षड्यंत्र है कि किसी तरह से सदन ना चले और देश में जो गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, ये सिर्फ देश को भटकाने का काम करने का काम कर रहे हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने एक तरह का वातावरण बना दिया है कि सदन नहीं चलेगा और संविधान खतरे में, संविधान को फिर घात लगा, सदन नहीं चलेगा, संविधान खतरे में। आखिर संविधान को खतरा किससे है? जितेंद्र जी, ठीक है, शिव जी मैं आपके पास आऊंगी। जितेंद्र जी, संविधान को खतरा किससे है? कांग्रेस और विपक्ष तो संविधान की कॉपियां सीने से लगाए घूम रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती ही नहीं है, सिर्फ संविधान को मानने का ढोंग करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में प्रदत्त आरक्षण के विरोध में इसीलिए है और समय समय पर उसके उदाहरण सामने आते रहते हैं। आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे थे, 6900 पिछड़े वर्ग के, उनको इन लोगों ने नौकरी नहीं दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी इनका जो रिजल्ट था, लेकिन इन लोगों ने दलितों, पिछड़ों के साथ जितना अन्याय कर सकते थे उतना अन्याय किया। आज सदन चलने की बात है तो सरकार सहयोग नहीं लेना चाहती, विपक्ष सरकार तानाशाही पर उतारू है। सरकार ऐसे ऐसे कानून पास करना चाहती है जो देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश है। इसलिए हम लोग निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि देश विकास के मार्ग पर आगे प्रशस्त हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट विचारों की पार्टी है, हम सभी को साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि विरोध करने पर कितने सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, 100 से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर चुके हैं। तो सोचिए इन लोगों की सोच क्या है, ये चाहते ही नहीं कि सदन में चर्चा हो, है ना, कोई विषय उठे, उस पर कोई निर्णय हो। चलिए ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आर.के. सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं कि क्या वाकई जिस तरह से चाहे पक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, संविधान को हाथ में लेके कोई चल रहा है, कोई संविधान को जेब में लेके घूम रहा है, क्या वाकई इस तरह से संविधान की इज्जत होगी या इस तरह से संविधान के जो तमाम रूल रेगुलेशंस है उससे देश चलेगा? आर.के. सिंह जी, आपने भी तमाम जो प्रवक्ता हैं हमारे, उनकी बातें भी आपने सुनी होगी, तमाम भाषण भी आपने सुने। क्या आपको वाकई लगता है कि संविधान को खतरा है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे उम्मीद है आप मुझे मैं बोलने देंगी। जी बिल्कुल, एटलीस्ट 2 या 3 मिनट तो आप मुझे बोलने देंगी। जी जी, क्योंकि ये बात संविधान पे हो रही है और ये पॉलिटिकल भाषण प्रवचन सुनने के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरा सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी आज संविधान पे चूंकि बहस हो रही थी, 75 साल में ये पहला इंसिडेंट था जब हमारी पार्लियामेंट संविधान पे बहस कर रही थी और सबको ये उम्मीद थी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर्स थे उनको ये उम्मीद थी कि जो हमारे सियासतदान हैं वो संविधान स्पेसिफिक बात करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई हैव टू से विद डीप सेंस ऑफ रिग्रेट कि पता नहीं हमारे पॉलिटिकल क्लास को क्या होता जा रहा है। ये जितने लोगों ने भी जितने भी लोग संविधान पे बात किए, माइनस राजनाथ सिंह जी, एक राजनाथ सिंह में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग थी, जो जिस
तर्कों के साथ, जिन सेक्शंस के साथ, जिन राइटर्स के साथ, जिन मुकदमों के साथ उन्होंने अपने तर्क को रखा है, वो वाकई सबके लिए देखने लायक है। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो बैठे हुए हैं, इनको भी सुनना चाहिए, ये इनको बिल्कुल सुनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं संविधान की। आप भी न्यूज एंकर हैं, मुझे पता है कि आपने पत्रकारिता में बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई करी होगी। आप इनसे ये पूछ करके देखिए, ये जितने भी सियासतदान बैठे हैं या पार्लियामेंट में हैं, वो कितनों ने संविधान पढ़ी है? बिना संविधान को पढ़े हुए, बिना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े हुए संविधान को समझना और बाबा साहब अम्बेडकर को समझना नामुमकिन है। अब इससे इतर मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे आप डिस्कोर्स को देखेंगी तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप सही कह रही हैं, पॉकेट में लेके घुमा जा रहा है, सर पे लेके घुमा जा रहा है और तमाम तरीके की एक्टिविटीज की जा रही हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ संविधान और इलेक्शन या पार्लियामेंट नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या इन लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ताकीद करता हूं, पढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि संविधान का मतलब मेयर इलेक्शन और पार्लियामेंट नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन और पार्लियामेंट नहीं होता है। हम डेमोक्रेसी की जब भी बात करें तो इस बात पे गौर फरमाएं कि समाज में दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को संविधान से और संविधान को इलेक्शन से जोड़ देना, ये सबसे बड़ा बिट्रेयल है। एक लास्ट बात मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। एक प्रेसिडेंट क्रुश्चेव थे रशिया के और चाउ एन लिंग थे चाइनीज प्रीमियर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के। इनकी एक मुलाकात हुई एक जलसे में। तो क्रुश्चेव ने चाउ एन लिंग को बोला कि आप में और हम में एक असमानता है, मैं मेहनत वर्ग से आता हूं और आप आते हैं कुलीन वर्ग से। तो चाउ एन लिंग ने कहा कि हम दोनों में एक समानता भी है, हम दोनों ने अपने अपने वर्गों के साथ गद्दारी की है। तो कुछ मुझे पार्लियामेंट में ऐसे ही लग रहा था इनके संविधान के नॉलेज को देख करके। जी प्लीज। ठीक है आर.के. सिंह जी, आऊंगी मैं आपके पास। जावेद जी, आपका रुख करती हूं मैं, क्योंकि देखिए संसद में आज जिस तरह से संविधान को लेकर ये बहसबाजी हुई है, विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है और संविधान पर ही घूम फिर के ये सारी लड़ाई आ जा रही है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरह संविधान का इस्तेमाल किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। जिस तरह से कांग्रेस संविधान का इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक हित के लिए, वो मुझे नहीं लग रहा किसी और पार्टी ने किया होगा। ये संविधान देश को दिशा दिखाने के लिए बनाया गया था। ये ग्रंथ है जिससे संसद में इसके अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। ये ग्रंथ है जिसके अनुरूप के, जिसके हिसाब से हमारे देश की सरकारें चलती है, गवर्नर चलते हैं, चीफ मिनिस्टर चलते हैं, जुडिशरी चलती है। तो ये ग्रंथ है, तो इससे ही तो हमारा देश चलता है। लेकिन राजनीतिक हित साधने का जरिया बन गया है संविधान। कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो या तो वो उसको अर्ध ज्ञान है, उसको नहीं पता। और मिस्टर सिंह, एक बात जो हमारे पैनलिस्ट को ये राजनाथ सिंह जी ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है सर संसद में। वो पॉलिटिकल आदमी, वो झूठ बोलते हैं। वो तो कहते हैं चीन का कोई आदमी नहीं घुसा। तो फिर 22 राउंड की वार्ता पीएलए से क्यों फेल हो गई? बता दे डिफेंस मिनिस्टर। तो वो तो खुद झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं। तो ऐसे आदमी की बात मत कीजिए आप। और मिस्टर सिंह ने कुछ बात कही हमारे को पैनलिस्ट को लेकर। मिस्टर सिंह से मैं ये कहना चाहूंगा, मिस्टर सिंह देखिए, को पैनलिस्ट को हल्के में आंकना ठीक नहीं होता है। यू आर ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट। मैं इंडिया का भी लॉयर हूं, इंग्लैंड का भी लॉयर हूं, वेल्स का भी लॉयर हूं, मैं ग्रेजुएट फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन हूं और मैंने लंदन हाईकोर्ट में भी वकालत की है। तो ऐसा कहना कि आपने संविधान ही नहीं पढ़ा, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्या पता मैंने आपसे ज्यादा डिग्रियां हो, आपसे अच्छे कॉलेज से ज्यादा डिग्रियां हो, उम्र में, तजुर्बे में आप मुझसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा जावेद जी, यहाँ पे देखिए हम पर्सनल नहीं जा रहे हैं किन्हीं बातों को लेके। इसीलिए नहीं ठीक है, पर्सनल नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या पता किसी ने वो संविधान पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो। हम इस ठीक है जावेद जी पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बहस करने के लिए हैं। पहले नहीं किया, उन्होंने पहले किया, मेरे सीनियर कोलीग है। ठीक है, क्या पता मैं भी सुप्रीम कोर्ट लॉयर। चलिए थोड़ा बड़प्पन आप भी दिखा दीजिए, थोड़ा बड़प्पन आप भी दिखा दीजिए मुद्दे पर। थैंक यू, सॉरी। ठीक है।
मुद्दे पर आते हैं। जी, आपका सवाल रिपीट कीजिए। जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि कांग्रेस की तरह हमने कभी भी राजनीतिक हित के लिए संविधान का इस्तेमाल नहीं किया है, कांग्रेस ने आज राजनीतिक हित को साधने के लिए संविधान को एक जरिया बना लिया है। ठीक है, लेकिन वो संविधान को मानते ही नहीं, उनका विश्वास ही नहीं है भाजपा वालों का। मैंने आपको उदाहरण दिया 1950 के जैसे संविधान लागू हुआ था, 4 दिन के बाद इनकी आरएसएस की पत्रिका में छपा था, लेकिन मनुस्मृति के साथ है, हम संविधान के खिलाफ है। ये तो आज तक ही इसको नकारते आए हैं। तो ये कैसे आरएसएस के लोग हैं राजनाथ सिंह जी? राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, भाजपा के मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कि उन्होंने कहा नहीं कहा संसद में कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, कोई नहीं घुसा? तो फिर हमारी आर्मी और पीएलए की आर्मी 22 राउंड की वार्ता क्यों फेल हो गई? ये मेरा सवाल है। हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे वो 0.8 से 0.4 पे क्यों आ गए? बता दीजिए जवाब। चलिए शिव जी देखिए, ये तो सेना की गतिविधियों पर भी प्रश्न लगाती है कांग्रेस। आप देखिए का लीडर पे चिन्ह लगा रहे हैं, हमने सेना की बात नहीं। नहीं, आपने कहा ना, आपने अभी कहा, आपने कल देखिए वो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, आप उनके तर्क वितर्कों से आप कह सकते हैं कि वो, लेकिन आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, वो आरएसएस के आदमी हैं। देखिए, वो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सदन में बोलते हैं, ठीक है। कोई किसी भी संगठन से जुड़ा रहा होगा, क्या रहा होगा, आपको भी इतनी जानकारी तो होगी। जैसे अभी आपने कहा, आपने दुनिया की अपनी डेजिग्नेशन बताए, तो आपको इतना तो पता होगा कि आप पूरी सरकार को आरएसएस से जोड़ के कहते हैं उन्होंने झंडा नहीं फहराया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो आरएसएस का कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठा है। अब आरएसएस का प्रवक्ता कोई बैठा हो तो आप उनसे बात कर लीजिए। दूसरी बात है कि जहां तक आप डिफेंस मिनिस्टर को झूठा साबित कर रहे हैं, उसी तरह से आप सेना की कार्यप्रणाली पर भी शक पैदा करते हैं, हमेशा उनसे सेना से सबूत मांगते हैं। तो आप देखिए, आप कहते हैं कि संविधान में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। हम संविधान की शपथ लेकर ही हम सरकार में आए, और कोई भी वो पीएम हो चाहे सीएम हो, संविधान की कसम खाकर वो सरकार चलाने के लिए आता है और उस कुर्सी पर बैठता है और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही हुए सारे कार्यों को करता है। लेकिन आप अपने आप को जो दूध का गला कह रहे हैं, आपने संविधान का ऐसा रोना पीटना मचाया है, चुनाव के बाद से लेकर आज तक आप संविधान कर रहे हैं। देश में बहुत तरह के मुद्दे हैं, लेकिन आप उन मुद्दों को नहीं छेड़ के सिर्फ संविधान, क्योंकि आपको उससे एक बार लाभ मिला है तो आपको लगता है कि आगे भी संविधान ही हमको बचा पाएगा। पूरा जो दौर है वो सिर्फ सरकार में आने के लिए किसी तरह से झूठ फैलाया जाए, किसी तरह से देश का वातावरण बनाया जाए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। आप निश्चित रूप से मानिए, देश में जो सदन में कार्रवाई चल रही है पूरा देश देखता है हमारे विपक्ष क्या कर रहा है, और विपक्ष की जो कार्यप्रणाली आज की है बहुत ही शर्मनाक है। सदन कम से कम सदन चले दीजिए, सदन चले और सही सुचारू रूप से चले, उसमें आप सहयोग करेंगे तो जनता उसकी सराहना करेगी। और अगर आप अगर उसमें रोक टोक कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि देश को किस दिशा में आप लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है जितेंद्र जी, पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखा है, चाहे बात कांग्रेस की कर ली जाए या विपक्ष की कर ली जाए, बाहर ही नहीं निकालते हैं, पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, लेकिन जब लड़ाई होती तो साहब सबसे पहले संविधान आगे हो जाता है कि संविधान खतरे में है। नहीं तो इसका तो उदाहरण सामने आते रहे। जब सरकारें गिराई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, बाहुबल, आर्थिक बाहुबल और राजनीतिक बाहुबल और प्रशासनिक बाहुबल के दम पर जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र से लगा के तमाम राज्यों की सरकार गिराई है और वहां पर जबरन सरकार बनाई है, तो तब संविधान की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखते नहीं है कहीं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है और सिर्फ ये सबका साथ, सबका विकास, सबका इस तरीके से नारा देके केवल नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं उस नारे का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों की नौकरी और उनका आरक्षण छीना गया, जिस तरीके से स्वप्न दिखाए गए नौजवानों को और युवाओं को, आज पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई करने के बजाय कानून, रोज एक नया कानून लेके आते हैं और बिना चर्चा के, बिना उस पर बातचीत के ये तानाशाही डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ही कृषि कानून पे इन्होंने डिसीजन ले लिया, बाद में क्या हुआ, कितने फायदे गिनाते रहे प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिर वापस लेना पड़ा क्योंकि वो देश हित में कानून नहीं था, किसानों के हित में नहीं था। तमाम इस तरीके के कानून
लेते आए हैं, तो इस पर तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। अगर जन विरोधी कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी, उसका विरोध होगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये एक व्यक्ति एक दल की एक देश पर सत्ता, पूरे देश पर कब्जा। मृत प्राय चुनाव आयोग 6-6, 7-7 चरण में एक एक राज्य का चुनाव कराता है। महिलाओं पर पिस्टल तनवा के चुनाव होता है, जबरियन जबरदस्ती चुनाव जीते जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग और सरकार, ये दोनों एक ही सिक्के ठीक के है, दो वन पहलू हैं। नेशन वन इलेक्शन का आपने जिक्र किया है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, एक बार उनका पक्ष जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन इतना खराब है कि कांग्रेस और विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये होता है तो क्या बुराई है, क्या परेशानी? अगर एक बार में चुनाव हो जाते हैं, आखिर जो पैसा बर्बाद हो रहा है उन तमाम चीजों में, सुरक्षा में या जिन भी चीजों की बात कर ली जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, विकास के काम रुक जा रहे हैं 6-6 महीनों के लिए, अगर वो चीजें एक बार में हो जा रही हैं तो क्या बुराई है? अविनाश जी। देखिए अपूर्वा जी, इस विषय पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात अगर विपक्ष कर रहा है तो 1952, 1962, 67 में क्या था, सेंटर और क्या स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ नहीं हुए थे? विपक्ष जवाब दे। पहली बात, 1971 में 1971 में मध्यवर्ती चुनाव नहीं कराए गए थे। तो ये किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? जो मैंने आपको सन बताया 52, 62 और 67, क्या चुनाव नहीं हुए थे क्या राज्यों के और केंद्र के एक साथ? और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं विकास की जो एक गति है कि आचार संहिता लग जाती है, पूरी सरकारी मशीनरी प्लस माइनस होता है कि विकास के कार्य जनता को लाभ नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से ये अनगल बातें करना, पहले विपक्ष से जो भी है, विपक्ष मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस है, विपक्ष में सारी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है वो सब विपक्ष है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब बात सरकार अगर इस बिल को लेकर के आई है वन नेशन और वन इलेक्शन, तो मैं मानता हूं ये भारत को आगे ले जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। ये बात भी उतनी ठीक है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो एक संख्या बल, सरकार अगर कोई बिल लाई है तो संख्या बल के आधार पर है, ठीक है। कांग्रेस और उसके जो कुछ साथी लोग हैं वो इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी तो विपक्ष के कुछ सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पर ये बिल पास होना भी चाहिए, क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक सकारात्मक कदम है। और जो मैंने आपको सन बताया, विपक्ष इस बात का जवाब दे कि 52, 62 और 67 में क्या ये नहीं हुआ था? जितेंद्र जी जी जवाब दरअसल सामने वाला स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, सामने वाले को कह देते हैं इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो वो नहीं पढ़ा। सबका अपना अपना ज्ञान है। अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, हिंदू धर्म पे क्या कहा, इस्लाम पर क्या कहा। तो इन सब चीजों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, पर्सनल होने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि तब था अब था, अरे पहले तो देश गुलाम भी था, क्या करेंगे, दोबारा गुलाम बनाएंगे? 52 में कब देश गुलाम था? 67 में कब देश गुलाम था? मेरी बात नहीं सुन रही हैं आप, मैं उनकी एक बात पर बात कह रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा 1952 में चुनाव हुआ था, हम तो कह रहे हैं ना भारत एक थोड़ा उससे पहले थोड़ा गुलाम भी तो था ना, तो क्या दोबारा गुलाम बनाओगे? जरूरी है उस समय कोई डिसीजन सही हुआ हो या सही से कम जनसंख्या की देश, पहले देश में जनसंख्या कम थी। अरे चुप रहो यार, बीच में क्यों बोल रहा तू? बीच में बोलो नहीं, पहले जनसंख्या कम थी देश की, पता है कितनी जनसंख्या थी 52 में है? तो फिर अब की स्थिति क्या है और तब की स्थिति क्या थी, है ना? इस तरह नहीं होता था। जिस तरीके से संविधान की हत्या कर रही है ना भाजपा सरकार, तुम तो भाजपाई जैसा कि लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। अब बीच में बोल चले जा रहे। ठीक है अविनाश जी, एक बार जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जितेंद्र जी का। और जितेंद्र जी थोड़ा मर्यादा में रह के प्लीज। नहीं मर्यादा है, बीच में ना बोले भाई। हाँ, बीच में इनके नहीं बोल रहे, आप अपनी बात सारा ज्ञान के हमारे बीच में ही रख देंगे क्या? हर इस समय की स्थिति अलग होती है, तब परिस्थितियां कुछ और थी, आज कुछ परिस्थितियां हैं। आज जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से सरकारें गिराकर जबरिया सरकार कब्जा कर ली जा रही है, जिस तरीके से बेईमानी कराई जा रही है चुनाव में,
ऐसी कंडीशन में और फिर राष्ट्रपति शासन लगाएगी सरकार, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? किसी राज्य की सरकार गिराएगी भाजपा की केंद्र सरकार, उस समय क्या 5 साल इंतजार करना पड़ेगा या फिर उस राज्य के साथ पूरे देश का चुनाव एक साथ कर देंगे? और इसमें ग्राम प्रधान है, पंचायत है, नगर निकाय है, तमाम छोटे मोटे चुनाव है। क्या भाजपा की सोच है इस कानून को लेकर? तो केवल कह देना और कंप्लायंस करने में बड़ा अंतर होता है। अभी एक जितेंद्र जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि सरकार गिराने का काम किया जा रहा है, ये तो 1975 में भी हुआ था। उस समय भी 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। अरे जिस तरीके से उदाहरण आप देखने को मिल रहे हैं ना, ऐसे तो आजादी के बाद कभी देखने को नहीं मिले मैडम, ये आपने भी देखा होगा। जैसे 8-8, 10-10 राज्यों की सरकारें गिराई गई है ना इस 10 साल के अंदर, ये पूरे देश ने देख लिया है। और जिस तरीके ठीक है अविनाश जी, जितेंद्र जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। और जिस ठीक है, तरीके से कुछ लोगों की कलम भी बिक गई है, कुछ लोगों का ईमान भी बिक गया है, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये तो निश्चित है कि इस कानून को अगर लाएंगे तो हम लोग आगे कैंसिलेशन करेंगे। भाजपा का हर जन विरोधी कानून आगे कैंसिल करेंगे। कोई ऐसा कानून जनता के सामने टिकने वाला नहीं है जो जन विरोधी है। सीधी सी बात है, खुली बात है। चलिए ठीक है। आरके सिंह जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दो धड़ हो गया है पक्ष और विपक्ष का। विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर ये आता है तो बहुत सी चीजों का दुरुपयोग रुक जाएगा। जी, इससे पहले मैं दो बातें, चूंकि मैं बाकी तमाम पैनलिस्ट को सुन रहा था, ये आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपके नॉलेज के लिए भी है। एक एलेक्स डी टिकॉवली फ्रेंच डिप्लोमेट और हिस्टोरियन हुआ करते थे। उन्होंने 1850 के लगभग एक बात कही थी अमेरिका के बारे में कि इन अमेरिका देयर इज नो क्वेश्चन विच सूनर और लेटर कैन नॉट बिकम अ जुडिशियल क्वेश्चन। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो आज या कल उस कानूनी प्रश्न में तब्दील नहीं हो जाते हैं। तो ये हर डेमोक्रेसी के लिए उतना ही वायबल है और हमारे लिए भी है। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हम सबको इस बात को समझना होगा कि इस मुल्क में एक बहस चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसौदा था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से आता था या नहीं। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल कंपल्शंस जो थे 67-64 तक वन नेशन वन इलेक्शंस के फेवर में थे और वो हुए थे। लेकिन उससे इतर एक बात है कि 64-67 के बाद से इस मुल्क के हालात बदले हैं, वोटर परसेंटेज बदला है, वोटिंग मेथड्स बदले हैं, काउंटिंग मेथड्स बदले हैं। अगर हम आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, टू बी वेरी फेयर विथ यू, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 289 पे जब बहस हो रही तो शिबूलाल सक्सेना और आरएल सिधवा साहब ने बहुत स्ट्रांग पिच करा था वन नेशन वन इलेक्शन का। इसमें भी दो राय नहीं है कि अंबेडकर साहब ने इसमें हल्का सा रिजर्वेशन किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये जो लेजिस्लेचर है ये फ्यूचर पार्लियामेंट को तय करना होगा। उसी के मद्देनजर आज ये जो सरकार है वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको कुछ तकलीफ हो सकती है, उन्हें कुछ तकलीफ हो सकती है या उनके कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं। कैबिनेट ने तो अभी सिर्फ इस बिल को अप्रूव किया है, फिर वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, सदन में बहस होगी, तो वो चीजों को पहले आ जाने देना चाहिए। क्योंकि हमें एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचा के रखना है तो वक्त तो जितने भी वक्त के टाइम होते हैं उसमें वो चीजों में नए इनोवेशंस के प्रति अपने आप को आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल वी ट्रैवल दैट रोड वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली लाइज अहेड। पहला। दूसरी बात जो मैं लास्ट में कह रहा हूं, क्योंकि अब और भी पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, एज ए लॉयर मैं बिल्कुल ट्रेंड हूं कि अपने दिए हुए टाइम में ही बात को खत्म कर दूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो अरुण जेटली साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज कहा था 2011-12 में, टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड। वो टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड जो था वो टिरेनी ऑफ द इलेक्टेड से स्टार्ट था। जॉन लॉके का एक फ्रेज है टिरेनी ऑफ द इलेक्टेड, कि जब चुनी हुई सरकारें आवाम से बहुत दूर चली जाती हैं और मनमाने फैसले लेने लगती हैं तो वो टिरेनी ऑफ द इलेक्टेड हो जाती हैं। और जब हमारे नौकरशाह, जजेस,
जब ब्रीफ संविधान के दायरे को क्रॉस करके अपनी बात कहने लगते हैं या सुनाने की कोशिश करते हैं, वो तो कभी कभी वो टेरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनोवेशंस जो है वक्त की मांग होती हैं, इसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इतर देखना चाहिए। जी प्लीज। चलिए ठीक है, शिव जी आपका रुख करती हूं। जातिगत जनगणना का भी सवाल आज उठा है। इसके अलावा सरकार गिराने को लेकर भी आज जो संसद में इस पे तीखी बहसबाजी हुई है। राजनाथ सिंह की तरफ से भी काफी कुछ कहा गया है, प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया है। अब ऐसे में एक बार फिर से जो पूरा मुद्दा है वो संविधान के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपने भी सपा प्रवक्ता को भी सुना, वो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि सरकार गिराई जा रही है, पैसों के दम पे पिछले 10 साल में 10 जगह सरकारें गिरा दी गई हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, खरीद फरोख्त का जो भी चूंकि इनका चरित्र रहा है, तो उनको लगता है कि खरीद फरोख्त से ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं। दूसरी बात जहां तक है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हमारे घोषणा पत्र में था, हमने पहले ही कहा है, हम घोषणा पत्र में कहकर आए। और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर चर्चा वास्तव में चर्चा होती है, तो जहां चर्चा होनी चाहिए, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है। जनता हमारे साथ है, जनता ने हमको चुन के भेजा है और उन्हीं घोषणा पत्र के आधार पर भेजा। ऐसा नहीं है हम देख चुके से लेकर चले आए, हमने चर्चा करने के बाद ही। और चुनाव में भी जब तो कह रहे उनकी सरकार आएगी तो जितने भी जन विरोधी कानून बीजेपी ला रही है हम सब हटा देंगे। नहीं, तो ये जन विरोधी कानून तो इनकी तो एक रटी रटाई लाइन है ना। इनके आप 10 डिबेट में इनको बैठाएंगे तो 10 डिबेट में वो एक ही बात कहते हैं, 10 डिबेट में आपको एक ही बात कहते मिलेंगे और इनकी कोई दूसरी लाइन है। ऊपर से मुझे लगता है कि पूरा इनको सिखा पढ़ा के भेजा गया कि इसके इधर कुछ बोलना नहीं है। दूसरा, जन विरोधी क्या है और जनहित में क्या है, ये सिर्फ तय करेंगे क्या। मैंने फिर कहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन में जहां तक खर्चे की बात है, ये जिस तरह से पूर्व की बात कर रहे हैं कि देश गुलाम भी था और देश में उस समय किस तरह के चुनाव हुए होंगे, तो आप सबके संसाधनों में और आज के संसाधनों में बहुत अंतर है। आज हम इतने संसाधन के साथ चुनाव में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन हम करा पाएंगे, इसलिए सरकार उसको लेकर आ रही है। आप अगर 52 का भारत देखेंगे 62 का भारत देखेंगे तो आज 2024 में हम बैठे हैं। इनको लेकिन लगता है लकीर पीटने का काम ये करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में जितने भी कानून लेकर आई है तो वह चर्चा करके आई। हम चर्चा करके हमने घोषणा पत्र में कहा है, हम घोषणा पत्र में जब जनता के बीच में गए तो जनता ने हमको चुन के भेजा। आप सदन नहीं चलने देंगे, संविधान करते रहते हैं और एक लाइन है कि संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खतरे में, कैसे खतरे में है ये नहीं बता पा रहा है। और जहां तक ये देखिए, ये खुद का चरित्र की बात होती है कि हमने खरीद तौर पर कहीं सरकार बनाई होगी, हमने कुछ उल्टे सीधे तरीकों से सरकार बनाई होगी, ये अटल जी को भूल गए। एक वोट की सरकार दूर सकती थी, अटल जी ने सरकार नहीं बनाई, तो उसका जिक्र नहीं कर ले। लेकिन उसका जिक्र ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो। मैंने कहा कि संविधान के प्रावधान में आप समझिए संशोधन करने का काम किया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करेगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी ने सब संसाधन भेज दिए और जितने भी संवैधानिक दायित्व पर बैठे लोग हैं उनका सम्मान नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। तो ये संविधान को खुद मानने वाले लोग आज सरकार के पीछे हैं। ठीक है शिव जी, देखिए आखिर के 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। डिबेट को लेकर हमारे पास इतना ही वक्त इजाजत हमें दे रहा है। जितेंद्र जी, एक चलते चलते का आखिरी सवाल आपसे, क्या वाकई संविधान को खतरा है? वही सवाल देखिए घूम फिर के आ रहा है। बात सरकार गिराने की जा रही है, बात जातिगत जनगणना की हो रही है, इसके अलावा तो आप तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार गिराई जा रही है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया है, सरकार गिराती है। और आज तो सदन में भी प्रियंका गांधी की तरफ से यह पूछा गया है कि महाराष्ट्र और हिमाचल सरकार को तोड़ने की कोशिश पैसों के दम पर की गई है। निश्चित तौर पे ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता के बिना रहना नहीं चाहती है। तो छल बल है, आर्थिक बल है और भ्रष्टाचारी को भी लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, इनका चरित्र है। अजीत पवार के खिलाफ मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री है। हेमंत शर्मा कांग्रेस में रहते, भ्रष्टाचारी थे, आज उनकी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। तो सोच लीजिए इनकी सोच क्या है। कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश सरकार गिराई, तो क्या वहां पर तुमने संविधान का पालन किया? आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है संविधान की धज्जियां उड़ाई है। अभी देखिए यूपी चुनाव में कैसे उन्होंने पिस्टल लगा के महिला सुरक्षा की बात करने वाले
लोग महिलाओं को वोट डालने से रोकवा रहे थे, वोट ही नहीं डालने दिए, तमाम धर्म के लोगों को वोट नहीं डालने दिया। तो कितने बेईमान लोग हैं लोग, इनकी मानसिकता कैसी है? अरे मोदी शाह को तो जेल भी भेजा जाएगा। चलिए ठीक है शिव सिंह भारती जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। शिव जी आपका बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आरके सिंह अधिवक्ता आपका बहुत शुक्रिया, और अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, संविधान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अब विपक्ष को लग रहा है कि संविधान खतरे में है। तो मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।